welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग आईसीटी फंडामेंटल की क्लास करने वाले हैं। आईसीटी फंडामेंटल में जो आपकी क्लास नंबर चल रही है वो क्लास नंबर 4 चल रही है। ऑलरेडी हमने क्लास 3 तक कंप्लीट कर लिया है। एज सच जो आपके रिकमेंडेशंस थे कि आपको टॉपिक पढ़ना है, तो एक स्टूडेंट ने बोला था, तो इस वजह से मैंने वो टॉपिक्स कवर अप किए हैं। एंड होपफुली दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ आईसीटी फंडामेंटल, जो कि एक स्टूडेंट ने बोला था। उन्हीं के रेफरेंस में उन्होंने जो टॉपिक्स दिए थे, आज हम लास्ट टॉपिक्स कवर उनके कर लेंगे, तो होपफुली इट विल बी एंडेड। ओके, दैट अदरवाइज आप जो भी क्वेश्चंस या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट रिकमेंड करोगे, देन वी विल स्टार्ट फॉर दैट ओनली। एंड अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहला है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है, दैट वी विल स्टडी हियर। एंड विद रेफरेंस टू दैट, अदर देन दैट, कंट्रोल प्लेन होता है आपका, फॉर्मेशन प्लेन होता है, वो सारी चीज़ें भी हम आज के क्लास में ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द डिजिटल प्लेन, digital signature. A digital signature is a mathematical scheme for verifying the authenticity of a digital message or document. तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो एक मैथमेटिकल स्कीम है आपकी, जिस पे आप वेरीफाई करते हो कि जो जिसको आपने अथॉरिटी दी है, अथेंटिसिटी दी है, सिग्नेचर, मैसेज और डॉक्यूमेंट। कोई मैसेज आप सिग्नेचर मैसेज के थ्रू आप कर सकते हो, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट जो भी आप एक्सेस करते हो, मैसेज एक्सेस करते हो, आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसे एक्सेस कर सकते हो। दिस इज सिग्नेचर, दैट इज मैथमेटिकल स्कीम. In the case of the digital signature, if we stands for a valid digital signature, एक valid digital signature तो मैं क्या होती है वो बता दिया, but एक valid digital signature क्या होती है? Valid digital signature where the prerequisites are satisfied give recipient very strong reason to believe that the message was created by the known sender, authentication, and the message was altered in the transit, that is integrity. तो वैलिड डिजिटल सिग्नेचर जो है वो आपको प्री रिक्वेस्ट करता है कि आप जो आपका रेसिपेंट है वो आपका सेंडर ही है, जो आपको एक्चुअल में सेंड करने वाला है वही आपको सेंड करा, उसी ने मैसेज को क्रिएट करा है, जो जिसके पास ऑथेंटिफिकेशन है उसके पास बेसिकली. So where the digital integrity that that the sender have authentication and that the message was also altered and transmit as in the form of the integrity. As you can say that अलाइस जो है उसने एक हेलो बॉब करके मैसेज भेजा, जो कि साइन पहले आपको साइन इन करना पड़ेगा, एंड जिसकी की जो है वो अलाइस की प्राइवेट की उसके पास ऑलरेडी है. तो जैसे ही उसने उसको एक्सेस किया तो हेलो बॉब, ये यहाँ पे एक ट्रांजिशन मैसेज गया जो कि बॉब के पास गया. बॉब ने इसको वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद उसको मिला हेलो बॉब, जो कि एक्चुअली था मैसेज, एंड वो अलाइस पब्लिक की जो थी वो उसने यूज़ की और उसके बाद उसको वेरीफाई कर दिया. तो दिस इज द पैटर्न वेयर द डिजिटल सिग्नेचर इज बीइंग परफॉर्म्ड हियर. Now with the case of digital signature, there what it does is Alice sign a message hello Bob. Alice ने एक मैसेज दिया जो कि hello Bob करके था, by appending to the original message a version encrypted in the private key. तो इंक्रिप्शन के फॉर्म में उसने एक प्राइवेट की के फॉर्म में दिया है, जो कि हेलो बॉब का क्या मतलब, जो इंक्रिप्टेड की उसने दी है उसका क्या मतलब है, दैट ओनली बॉब नोज, बिकॉज इफ a person is knowing that particular key, then they can decode that particular code. Original message, a version encrypted with her the private key. Bob receives both the message and the signature. तो बॉब के पास उसका मैसेज भी पहुंच जाएगा, उसका सिग्नेचर भी पहुंच जाएगा. He uses the Alice public key to verify the authenticity of the message. That is that the key is the message decrypted using the public key exactly matches the original message. तो original message जो होगा वो originally आपका exactly मैच करेगा ओरिजिनल मैसेज से, जब आप उसको डिक्रिप्ट करोगे, डिक्रिप्टेड करोगे, बिकॉज वो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है जो कि आपको डिक्रिप्टेड करना होता है. when you're talking about the the data that is very up in the form of the abstraction encrypted, and that is the use of the digital signature that we are using nowadays. Now talking about some of the things, some of the facts related to the digital signature here. Digital signature are a standard element of most cryptographic protocol suites
are commonly used for the software distribution, financial transactions, and contract management software, and in another cases where it is important to the latest forgery and tampering. Basically अगर हम digital signature की बात करते हैं, that is the standard element of most cryptographic protocol suite. उसके लिए बहुत ही important और बहुत ही standard element है digital signature, जो कि commonly used होता है आपका software distribution के केस में, financial transaction, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एंड इन अदर केसेस की बात करते हैं where it is important to detect the forgery and the tampering as well. So this is the use of the digital signature, why digital signature has been used as the standard element of the most cryptographic protocol suites that they are using here. Now moving on with the next one, that with reference to the digital signature only. So here in the case of digital signature are often used to implement electronic signature. Basically digital signature की अगर हम बात करते हैं वो often होता है implement electronic signature को implement करने के लिए, which includes any electronic data that combine the intent of the signature but not all the electronic signature. तो basically जो हर एक digital signature होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इंक्लूड करता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वो आपका इंटेंड करे सिग्नेचर्स को, बट नॉट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज डिजिटल सिग्नेचर. तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो आपका डिजिटल सिग्नेचर यूज़ नहीं करता. ऐसा पॉसिबल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो आपका डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करे. इन सम कंट्रीज़ इंक्लूडिंग द कैनेडा, जो कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे कनाडा है, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट्स, अल्जीरिया, टर्की, इंडिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, यूरोप, स्विट्ज़रलैंड, चाइल्ड are the countries of the European Union. Electronic signature has legal significance. तो electronic signature जो है इन countries में आपका legal significance define करता है electronic signature, जिसमें से country आपकी है कनाडा कंट्री में है, साउथ अफ्रीका में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, अल्जीरिया में है, तुर्की में है, इंडिया में है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, यूरुग्वे, स्विट्ज़रलैंड और चाइल्ड. ये सारी जगह आपके जो है वो डिजिटल यूरोपियन यूनियन जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है आपका लीगल सिग्निफिकेंस है, लीगल सिग्निफिकेशन दिखाता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. Now moving on with the next one that we have with reference to the digital signature only. The digital signature employs asymmetric cryptography. So basically digital signature that amplifies the basically here where the digital signature employs a asymmetric cryptography. In many instances, they provide as longer as validation and security to make to message sent through a non-secure channel that is properly implemented. A digital signature gives the receiver reason to believe the message user sends to the claimed sender here. Basically digital signature की अगर हम बात करते हैं तो that employs the asymmetric cryptography. In the many instances you can say that it provides a layer of validations and security to message sent through a non-secure channel that is a properly implemented a digital signature that gives totally the receiver reasons to provide to believe in the message was sent by the claimed and sender. Okay, so that we deal with reference to the digital signature here. Now moving on with the next one with reference to the digital signature here is digital signature are equivalent to traditional handwritten signature. तो digital signature जो है वो आपका just as equal है जितना traditional handwritten signature होता है in many respects, but properly implemented digital signature are more different to the forged than the handwritten type. डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो बेसिकली आपका ट्रेडिशनल हैंड रिटन सिग्नेचर के ही इक्विवेलेंट होता है हर बहुत सारे रेस्पेक्ट्स के थ्रू, बट प्रॉपरली वो जो इम्प्लीमेंट होता है डिजिटल सिग्नेचर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मोर डिफिकल्ट टू फॉर्ज देन इन द हैंड रिटन टाइप एज वेल. Now here the next point with reference to the digital signature schemes in the sense used here are cryptographically based and must be implemented properly to be effective.
डिजिटल सिग्नेचर स्कीम्स जो होते हैं वो बेसिकली इन द सेंस एंड यूज दैट here and that are used in the cryptographically based and must be implemented properly to be effective as well. Now moving on with the next one that we have to discuss here is with reference to the digital signature. Digital signature can also provide non-repudiation and meaning that the signer cannot successfully claim they did not sign a message while also claiming their private key remains secret. Further, some non-repudiation schemes offer a time stamp for a digital signature so that even if the private key is exposed, the signature is valid. Digitally signed a message may be anything repeatedly and of course a bit string, that is an example including the electronic mail, that is email, contracts or a message sent via some of the cryptographical protocol here. So while talking about the digital signature here, so that digital signature can also provide us a non-repudiation, meaning and that of the signer cannot be successfully claimed or that did not sign a message as well. And while for the other claiming for that private key that we are dealing with, that we need to remain be that particular message to be in secret form, that furthermore that non-repudiation schemes or offer on the time span of the digital signature so that even if the private key is exposed, then the signature is also the valid here. And even though digital signature messages may be anything that been represented by the bit string, for those including the example that I told you about the email as well as the contracts or message that has been sent by some of the cryptographical protocol that what are used by the digital signature here. Now moving on with the next one that we have here is now dealing with the definitions of digital signature. What are the definitions of digital signature? As of I think you have gone through with the digital signature, what is digital signature, what are the basics of digital signature, but now the exact definitions of digital signature that we are dealing with here is a digital signature scheme typically consists of three algorithms. If I'm talking about the digital signature, so basically the digital signature consists of the signature that typically consists of the three algorithms. The first is a key generation algorithm that selects a private key uniformly at random from a set of possible private key. The algorithm output the private key और corresponding public key. तो की जनरेशन जो algorithm होता है वो basically select करता है एक private key को uniformly एक random set of possible private key से. Then those algorithm output of the private key that correspond to the public key as well. Now the next one is the assigning algorithm. Signing algorithm that gives a message and a private key produces a signature. Basically signing algorithm give you a message and a private key and that produces the signature as well. So this was the second algorithm with reference to the definition of digital signature here. And the second signature verifying algorithm that gives the message public key and the signature either accepts or reject the message claims to the authenticity. Signature verifying algorithm is that when your message is having a public key and as well as it consists of the signature as well, so either it accepts or either it reject. It totally depends upon that, and the message obtained that claim to the authenticity, the person who is having an authenticity that can claim for those particular message that has been rejected if they had rejected those messages. Okay, now moving on, this two main properties are required. दो properties हैं जो आपकी required होती हैं. That first, the authenticity of a signature generated from a fixed message and fixed private key can be verified by using the corresponding public key here. बेसिकली अगर हम बात करते हैं दो मेन प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करते हो सिग्नेचर की. तो ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर जनरेटेड फ्रॉम अ
फिक्स्ड मैसेज, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड मैसेज होता है, एक फिक्स प्राइवेट की होता है, तो उसके लिए आप ऑथेंटिसिटी अगर उनको दी गई है तो दे हैव अ फिक्स्ड मैसेज एज वेल एज दे हैव अ फिक्स्ड प्राइवेट की एज वेल, एंड दैट कैन बी वेरीफाइड यूजिंग द corresponding public key. Okay, these were the things that were the corresponding to one in each other. Now the secondly, it should be computationally infeasible to generate a valid signature for a party without knowing the party's private key as well. अब second point क्या होता है, that it should be computationally infeasible होना चाहिए, जहाँ पे आपका वैलिड सिग्नेचर जो है एक पर्टिकुलर पार्टी के पास होता है विदाउट नोइंग कि जो प्राइवेट पार्टी है उसका प्राइवेट की क्या है, उसको बिना जाने भी आप उसको एसेस कर सकते हैं. Now the next one is we having as a digital signature is an authentication mechanism that enables the creator of the message to attach a code that act as a signature. Basically जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो एक ऑथेंटिफिकेशन मैकेनिज्म है जो कि आपका इनेबल करता है क्रिएटर को मैसेज, और इवन दो दे कैन attach the code that act as a signature here. Okay, that also is that they can attach the code, and that code is act as a signature for those particular message, so that can also be possible here. Now moving on with the reference to the next, that digital signature algorithm, that is DSA. digital signature algorithm को हम बोलते हैं DSA, digital signature algorithm. DSA, developed by the National Institute of Standard and Technology, is one of the main example of signing algorithm. तो basically DSA जो कि digital signature algorithm है वो develop की गई थी, किसके थ्रू की गई थी, that is developed by the National Institute of Standard and Technology in the one of many examples to of a signing algorithm. signing algorithm के लिए आपका digital signature algorithm जो कि develop किया गया था National Institute of Standards and Technology के लिए. Basically it is that is one of the many main examples of the signing algorithm here. Now moving on with the next one that we have here with reference to the digital signature. राउटर इन द डेटा कम्युनिकेशन. राउटर किस तरह से यूज़ होता है डेटा कम्युनिकेशन में. डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है कि लाइक एक सेंडर है, एक आपका रिसीवर है, तो सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा, मैसेज रिसीव होने के बाद रिसीवर ने सेंडर को एक लास्ट एंड ऑफ द रिप्लाई ऑफ दैट मैसेज भेजा. तो उस तरह से वो जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, आप डेटा फॉर्मेट में या फिर फाइल फॉर्मेट में या फिर अपने पिक्चर फॉर्मेट में किसी भी फॉर्म में आप डेटा को ट्रांसफर करते हो, डेटा कम्युनिकेट करते हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द data communication. But using the router in data communication, that you have to understood here. A router is a networking device that forwards data packets between the computer network. तो router जो होता है वो एक आपका networking device है. Okay, this is important. तो a router is a networking device that forwards data packets between the computer network. computer network के बीच में data packets को forward करता है router. Okay. Now moving on with the next one with reference to the router in the data communication here. The router performs the traffic directing function on the internet. Data sent through the internet such as a web page or an email is in the form of the data packet. A packet is typically forwarded from the router to the another router through the network that constrains an inter-network, that is the example the internet, until it reaches its destination node. तो राउटर जो बेसिकली होता है, राउटर परफॉर्म करता है ट्रैफिक जो होते हैं फंक्शनिंग में, उसको अवॉइड करता है इंटरनेट के जो ट्रैफिक्स होते हैं. तो डेटा सेंड करते हैं चाहे हम इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो हमारा वेब पेज हो, चाहे वो हमारा ईमेल हो, हम वो डेटा पैकेट्स के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे, एक राउटर से दूसरे राउटर्स पे ट्रांसफ़र करते हैं. जब तक उस विद इन द नेटवर्क, तब तक हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं जब तक वो हमारा जो इंटर नेटवर्क जो हमारा पैकेट है वो जब तक आपका डेस्टिनेशन नोड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो वन राउटर से अनदर राउटर तक ही ट्रांसफ़र होता रहता है विद इन द इंटर नेटवर्क. नाउ द राउटर इज़ अ कनेक्टेड टू टू और मोर डेटा लाइंस. राउटर जो होता है वो आपका दो से ज़्यादा डेटा लाइंस से कनेक्टेड होता है फ्रॉम डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स. डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स के थ्रू आपका कनेक्टेड होता है. When a data packet comes in and one of the line, the router reads the network address information in the packet header to determine the ultimate destination. तो जो आपका राउटर होता है वो बेसिकली कनेक्टेड होता है दो या दो से ज़्यादा डेटा लाइंस जो आपके डिफरेंट होते हैं
और आईपी डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स के थ्रू, जहाँ पे डेटा पैकेट्स जो होते हैं वो आपके एक लाइन में, या फिर ये कह सकते हो दैट राउटर रीड्स द नेटवर्क एड्रेस इंफॉर्मेशन इन द पैकेट header to determine the ultimate destination. Then using the information is the routing table or a routing policy. It describes the packets of the next network on its journey here. So उस तरह से वो वन फॉर्म में दूसरे फॉर्म में राउटिंग टेबल राउटिंग पॉलिसी के थ्रू वो डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो डायरेक्ट करता है पैकेट्स को और नेक्स्ट नेटवर्क पे अपने पूरी जर्नी को कंप्लीट करता है. Now moving on with the next one that we have here with reference to the router in the data communication, as you can see here. The most familiar type of IP router, बहुत familiar IP router की अगर हम बात करते हैं, are home and small office router. तो basically जो हम अपने घर में router यूज़ करते हैं या फिर जो हम छोटे छोटे offices में यूज़ करते हैं router, that simply forwarded IP packets between the home computer and the internet. तो basically वो small packets transfer करते हैं अपने हमारे घर के computers में और internet के among. More sophisticated routers such as an enterprises router connect large business or ISP networks up to the powerful core routers that forward data at a high speed along the optical fiber lines of the internet backbone. Basically अगर हम बात करते हैं most familiar type of IP router की, तो वो आपका एक छोटे छोटे जैसे कि हम लोग नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं या फिर हम घर के जगह पे छोटे से अपने ऑफिस में यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है सिंपली वो हमारे जो IP पैकेट्स होते हैं वो हमारे घर के कंप्यूटर में और एज वेल एज इंटरनेट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह. बट अगर हम उसी के बाद बात करते हैं कोई एक अगर सोफिस्टिकेटेड राउटर लगा हुआ है, लाइक फॉर इन एंटरप्राइज राउटर लगा हुआ है, तो फिर वो आपका कनेक्ट करता है लार्ज बिजनेस ISP नेटवर्क्स को, जो कि एक पावरफुल कोर ऑफ राउटर है आपका, जो कि फॉरवर्ड किया जाता है एक हाई स्पीड पे और एक ऑप्टिकल फाइबर लाइंस होती हैं जो कि इंटरनेट बैकबोन के लिए होती हैं, इंटरनेट बैकबोन की तरह वर्क करती हैं बेसिकली. Now moving on with the next one that we have here, as you can see that the operations of a router in the data communication, what are the operations that has been performed within the router with the help of the router in the data communication. So as you can see that operations when multiple router are used in interconnected network, जो multiple जो आपके routers होते हैं वो आपके use होते हैं interconnected networks में, the router can exchange information about the destination address using the routing protocol. राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए वो आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है, जो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है जहाँ तक कि आपको राउटर को एक्सचेंज करना है इन्फॉर्मेशन को, तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस तक की वो निकाल सकता है बाय यूजिंग द राउटिंग प्रोटोकॉल. राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करके वो अपना डेस्टिनेशन एड्रेस निकलवा सकता है जहाँ तक कि उसको अपना डेटा जो है वो ऑपरेट करना है, फंक्शनिंग जिसको परफॉर्म करना है. Now here with reference to this the operation where when multiple routers are used in the interconnected network, अगर multiple routers आपके use हो रहे हैं interconnected networks में, the router can exchange information, router जो है वो exchange कर सकता है information को about the destination address using the routing protocol that I had told you about here. Now moving on with the next one that we have here is this reference to the router here. Each router builds up a routing table, a list of routes between two computer system on the interconnected network. तो हर एक जो राउटर होता है वो अपना खुद का एक राउटिंग टेबल बनाता है, जो कि एक लिस्ट ऑफ रूट्स होते हैं. ओके, रूटिंग टेबल बनाता है, रूट्स होते हैं उसमें बिटवीन द टू कंप्यूटर्स ऑन द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. इंटरकनेक्टेड नेटवर्क में दो कंप्यूटर के बीच में ऑलरेडी डिफरेंट लिस्ट ऑफ रूट्स होते हैं जो कि राउटिंग टेबल बना देता है. हर एक राउटर है उसके पास राउटिंग टेबल बना रहता है. राउटर हैज़ अ टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क. राउटर जो है उसके पास दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक एलिमेंट कंपाउंड ऑर्गेनाइजिंग ऑन टू द सेपरेट प्रोसेसिंग प्लेन्स. तो बेसिकली आपका एक नेटवर्क जो होता है वो आपका कंपोनेंट्स एलिमेंट कंपोनेंट ऑर्गेनाइज करता है बेसिकली सेपरेट प्रोसेसिंग प्लेन पे, जिसमें पहला जो आपका है दैट इज़ द कंट्रोल प्लेन हियर. As you can see here, this is the control plane. Control plane क्या होता है that you have to be very understood about this. Control plane, a router maintains a routing table that lists which route should be used to forward a data packets and through which physical interference connection. तो बेसिकली क्या होता है, जो राउटर होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके पास राउटिंग टेबल बना हुआ होता है, तो राउटर मेंटेन करता है राउटिंग टेबल को, उस लिस्ट को मेंटेन करता है और ये देखता है कि कौन से उसके पाथ को या किस पाथ से उसको डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना चाहिए, जिसके वजह से उस फिजिकल इंटरफेरेंस कनेक्शन के बीच में ना भी आए.
it does this using the internet pre-configured directories called static router। तो ये जो हमारा काम करता है, जो जिसमें फिजिकल इंटरफेरेंस कनेक्शन नहीं आता है बीच में, और वो उस डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है उसी के पाथ के थ्रू आपके राउटिंग टेबल की हेल्प से। तो ये इसी को ही हम लोग, जो प्री कॉन्फ़िगर डायरेक्टरीज होते हैं, जो पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि हमें इसी रास्ते से भेजना है जहाँ पे फिजिकल आपका इंटरफेरेंस कनेक्शन डिफरेंसेस नहीं आएंगे। ओके, तो उसके केस में प्री डिफाइंड प्री कॉन्फ़िगर्ड डायरेक्टरीज होती हैं, उसे हम स्टैटिक राउटर कहते हैं। that you have to be very careful about। or by learning routes dynamically using a routine protocol। तो बेसिकली इसी वजह से, क्योंकि स्टैटिक राउटर यूज़ करता है उसी को प्री कॉन्फ़िगर्ड डायरेक्टरीज जो होती हैं उसे स्टैटिक आपका रूट कहा जाता है। और आप जब लर्न कर रहे होते हो डिफरेंट लर्निंग रूट्स, तो डायनेमिकली वो यूज़ करता है राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू। स्टैटिक एंड डायनेमिक रूट्स आर स्टोर्ड इन द राउटिंग टेबल। तो चाहे वो स्टैटिक रूट हो आपका, चाहे वो डायनेमिक रूट हो, दोनों ही रूट्स जो आपके होते हैं वो राउटिंग टेबल में ही स्टोर होते हैं। The central plane a logic then the strips non-essential directories from the table and builds a forwarding information base to be used for the forwarding plane। basically forwarding information base जो FIB जिसे कहते हैं, that are essential directories from the table and that builds the forwarding information base to be used for the forwarding plane only। so that comes under the control plane here। Now with reference to the forwarding plane, now we'll discuss here the forwarding plane क्या होता है। basically forwarding plane होता है the router forwards data packets between including and outgoing interface connection। it forwards them to the correct network type using the information that the packet header contain matched to entries in the FIB supplied by the control plane। अगर हम फॉरवर्डिंग प्लेन की बात करते हैं, तो जो राउटर होता है वो फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट्स को बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंटरफेरेंस कनेक्शन, as well as that forward them to the correct network type using the information that the packet header contain the match to entries in the FIB। FIB के मैंने फुल फॉर्म बताया था, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस here, that is supplied by the control plane only। okay, that is used by the control plane only। now moving on with the next one that we have with reference to the forwarding plane। so here you can see that the applications, what are the application that has been used here and why these application has been used for this। a router may have interference for different types of physical layer connections such as copper cables, fiber optics and wireless transmission। तो बेसिकली अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो राउटर जो है वो आपका इंटरफेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स के लिए, चाहे वो फिजिकल लेयर कनेक्शंस हो। जिसके फिजिकल लेयर कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है वो है कॉपर केबल्स, उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक्स एंड द थर्ड वन इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन। ये तीन तरह के आपके यूज्ड होते हैं, आपके जो फिजिकल लेयर कनेक्शन जो कि आपके राउटर के हेल्प से यूज़ होते हैं। now here it can also support different network layer। ये आपका different network layer को भी support कर सकता है। transmission standard, each network interfaces is used to enable the data packet to be forwarded from the one transmission system to the another। routers may also be used to connect two or more logical groups or computer devices known as subnet, each with of different network prefix। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो वो बेसिकली सपोर्ट करता है आपका नेटवर्क लेयर को, जो कि ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड होते हैं। अब हर एक नेटवर्क की बात करते हैं, तो हर एक जो नेटवर्क है, हर एक नेटवर्क के पास इंटरफेस होता है कि जिसकी वजह से वो अपने डेटा पैकेट्स को इनेबल कर सके और आगे भेज सके एक ट्रांसमिशन सिस्टम से लेके दूसरे ट्रांसमिशन सिस्टम तक। तो राउटर जो होता है वो इसीलिए यूज़ होता है, दैट इज़ कनेक्टिंग टू दो या दो से ज़्यादा लॉजिकल जो ग्रुप्स होते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस के, उसी को ही हम सबनेट बोलते हैं। what they are called as a subnet here। और हर एक each with a different that having a network prefix here। okay, तो हर एक जो डिफरेंट आपका होता है उसे हम नेटवर्क प्रीफिक्स कहते हैं।
Now, router may provide connectivity within the enterprises, between the enterprises and the internet, or between the internet service protocols, that is ISPs network. राउटर जो है वो प्रोवाइड करता है आपकी कनेक्टिविटी को, एंटरप्राइजेस के विद इन आपकी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है बिटवीन द एंटरप्राइजेस एंड द इंटरनेट, और वो बिटवीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISPs नेटवर्क के थ्रू भी अमंग वो प्रोवाइड करता है. The largest routers such as Cisco CRS और Jumper PTX, जो आपके जो बहुत ही लार्जेस्ट राउटर्स हैं, जिसमें से एक है Cisco CRS1 और दूसरा है Jumper PTX, interconnect the various ISPs or may be used in large enterprises network. Smaller router usually provide connectivity for typically home and office network. बेसिकली अगर लार्जर राउटर्स की हम बात करते हैं, जो कि सिस्को CRS1 और जंपर PTX होता है, वो इंटरकनेक्ट करता है वेरियस ISPs को, और वो इसलिए यूज़ भी होता है लार्ज इंटरप्राइजेस नेटवर्क के लिए. जो स्मॉल राउटर्स होते हैं यूजुअली वो प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिविटी, टिपिकली आपके जो होम है या फिर ऑफिस नेटवर्क है उनके लिए हमारे लिए ये यूज़ होता है बेसिकली. All sizes of routers may be found in wide enterprises. The most powerful router are usually found in the ISPs. तो हर एक तरह का जो राउटर होता है वो आपके इनसाइड एंटरप्राइज के इनसाइड फाउंड होता है, और जो बहुत ही पावरफुल राउटर्स आपके हैं वो आपके ISPs में होते हैं, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे हम कहते हैं. एकेडमिक एंड रिसर्च फैसिलिटीज़, तो बेसिकली वो एकेडमिक सेशन होता है जो वहाँ पे लास्ट डेटा होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं. आपके रिसर्च फैसिलिटीज़ जो होती हैं उनके में आपको लार्ज नंबर ऑफ डेटा रिक्वायर्ड होता है, इस वजह से वहाँ पे ये यूज़ होते हैं. Large businesses may be also need a more powerful routers to cope with the increasing demands on the internet data trafficking. A hierarchical as you can see that a hierarchical intern networking model for the interconnecting. बेसिकली अगर हम बात करते हैं सारे हर एक डिफरेंट साइजेस जो कि फॉर्म्ड होते हैं आपके इंटरप्राइजेस के लिए, तो बेसिकली वो बहुत पावरफुल राउटर्स होते हैं जिससे हम ISP जो कि एकेडमिक और रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए भी यूज्ड होते हैं. एंड दैट इज़ ऑफ course that is important, and that need require more larger values, and even though large businesses also using these type of powerful routers as well to cope with those ever increasing demands on the internet data trafficking, as well as other than that आपका hierarchical inter networking model जो होता है वो internet connecting होता है between the two. So as of routers in large network is in common use. Now we deal with the access core and distribution. Access core as well as distribution. What it stands for: access routers including the small office, होम ऑफिस, जिसे हम SOHO सोहो बोलते हैं. एसएस राउटर्स जो होते हैं वो आपके स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस को कंक्लूड मॉडल्स होता है उनके लिए. are located at home and the customer site, such as branch offices that do not need hierarchical routing of their own. तो उन्हें hierarchical routing नहीं चाहिए होती है, उसके लिए ये यूजर्स यूज करते हैं. Typically they are optimized for low cost. So basically typically वो optimize होता है low cost के लिए. Some SOHO, that is your small office or your home office routers, are capable of running alternative free Linux based firmware like Tomato, OpenWrt and DDWRT. So basically these were the these were the alternative, or they are capable of learning, so running that SOHO routers as well. So this is Linux based firmware like Tomato, and that is OpenWrt and DDWRT. So basically these were the that are based off SOHO. Distribution router aggregates a traffic from the multiple access router. Distribution
Routers are often responsible for enforcing the quality of services across a wide area network. Basically जो distribution होता है routers का वो आपका एक ट्रैफिक से आपका मल्टीपल एक्सेस राउटर प्रोवाइड करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन राउटर की अगर हम बात करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है enforcing the quality of that services across the wide area network, जिसे हम WAN मान बोलते हैं. सो दे मे हैव अ कंसिडरेबल मेमोरी इंस्टॉल्ड, मल्टीपल WAN interfaces connection and substantial on-board data processing routines. They may also provide connectivity to the group of files, servers or the other external networks that they are dealing with. The enterprises in an enterprises a core router may provide a collapsed backbone. Enterprise की बात करते हैं अगर तो core router जो होता है वो आपका provide करता है, collapsed backbone भी provide कर सकता है, interconnecting the distributions then routers from the multiple building of the campus on a large enterprises locations. They tend to be optimized for high bandwidth but lack some of the feature of edge router as well. These were the thing that has been provided access a core and the distribution among the router that having an enterprises location. Like if an enterprise is having a core router that may provide a collapsed or backbone interconnecting to the distribution tiers router for the multiple burning, and of course for a campus if or a large enterprises locations that they are dealing with, they tend to be optimized for the high bandwidth as well as for but a lack of some of the feature edges routers that they are using. Now moving on with the next one that we have here is, now we deal with the new aspect, that is the security aspect, as well as this is the important aspects as well. So external network must be careful considered as a part of overall security strategies for the local network. तो external networks जो होते हैं वो बहुत ही carefully considered किया जाता है as part of the overall security strategies जो कि आपकी local networks की होती है. Router may include a firewall, VPN handling and the other security functions, or these may be handled by the separate devices. तो ये जो external networks होते हैं वो basically हम carefully उसे consider कर सकते हैं overall security जो strategies होती हैं local आपके networks की. और जो router होता है वो include करता है आपके firewall, VPN handling and though we can use the other security functions that these may be handled by the separate devices as well. With reference to the router also commonly perform network. Router also commonly perform network addresses translation, which restricts the connections initiated from the external connection, but is not recognized as a security feature by all the experts. Some experts argue that open source routers are more secure and reliable than the closed source router because open source router allows the mistakes to be quickly found and corrected. So in the case of the router that are commonly performed and network addresses translation, even though which restricts the connections initiated from the external connections but is not recognized by the security featured by all the experts, where some of the experts argue that open source routers are most secure and as well as that are reliable also, and that are closed source routers, that because open source routers also mistakes to be very quickly found and even though they had been corrected also. While talking about the routing routing different network is also an important one. With reference to the routing, if I'm talking about the routing different network, routers are also often distinguishers on the basis of the network in which they operate. Basically, if I'm talking about the routers that are also often distinguishers on the basis of the network that in which they are operating, a router in a local area network, that is LAN, of a single organization is called an interior router. तो local area network जो कि LAN होता है वो इसके अगर एक single organization में वो proceed कर रहा है तो हम उसे interior router कहते हैं. Now moving on with the next one. So as of you can see that a router that is operated in the internet backbone is described as exterior router, while a router that connects a LAN with the internet or a wide area network is also called the border router or the gateway router.
तो जो राउटर होते हैं वो आपके ऑपरेट होते हैं इंटरनेट बैकबोन एज आई टोल्ड यू इंटरनेट बैकबोन हियर, एंड दैट इज आल्सो डिस्क्राइब्ड एज एक्सटीरियर राउटर एज वेल एज जो राउटर्स आपके होते हैं कनेक्ट करते हैं लैन को इंटरनेट के थ्रू, तो वो से हम वाइड एरिया नेटवर्क वैन बोलते हैं, जो कि आपका बॉर्डर राउटर कहलाता है, जिसे हम बॉर्डर राउटर भी कहते हैं और गेटवे राउटर भी कहते हैं. Now talking about the internet connectivity and internal use. Internet connectivity क्या होती है, इंटरनेट used क्या होता है, that a router intended for ISP and the major enterprises. routers जो होते हैं वो intend करते हैं आपके ISP internet service provider as well as the major enterprises. Now we deal with what they are major enterprises that were they are intended related to the router here. Internet connectively usually exchange routing information using the border gateway protocol, जिसे हम border gateway protocol कहते हैं BGP, where the RFC that 4098 defines the types of the BGP routers coordinating according to their function. Basically जो connectivity हम जो exchange करते हैं routing आपके information जो कि border gateway protocol जैसे हम BGP बोलते हैं, तो RFC 4098 जो है वो डिफाइन करता है आपका टाइप ऑफ BGP राउटर्स जो कि आपके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन होते हैं. Now on the third one we have here edge routers, जिसे हम provider edge router भी बोलते हैं. तो either they can ask you in the form of edge router or they can ask you in the form of provider edge router. Define edge router or define provider edge router, then you can define the same thing that placed at the end of the edge of the ISP network. The router uses the exterior border gateway protocol, जिसे हम EBGP बोलते हैं, exterior border gateway protocol, to the routers at other ISP on large enterprises, that is autonomous system. बेसिकली अगर हम एज राउटर की बात करते हैं वो आपका प्लेस किया जाता है एज आईएसपी नेटवर्क के थ्रू, और जो राउटर्स होते हैं वो आपके एक्सटीरियर वो जो गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू बॉर्डर प्रोटोकॉल के थ्रू यूज़ होता है, एंड दैट आर द राउटर्स दैट आर अदर on the ISP or a large enterprises autonomous system that are used. Now the next one is a subscriber edge router. ये आपका next है, आपका सबसे पहला आपका था internal connection and internal use, that is the routing that different networks here. Internet connectivity and the internet use. The second one is edge router, also that are also known as the provider edge router, and the third one is subscriber edge router, जिसे हम आपका customer edge router भी बोलते हैं. Subscriber edge router is also known as the customer edge router here, that is located at the edge of the subscriber network. It also uses the EBGP to its provider autonomous system. It is typically used in the enterprises organization. So basically it says it is typically used for the enterprises, for that organization, and it provides an autonomous system as well. So this is comes under the subscriber edge router, or you can say that the customer edge here. Now we deal with the next one that we have here as with reference to the another router, that is inter-provider border router. Inter-provider border router is a BGP, a router for the interconnecting ISPs that maintains the BGP sessions with other BGP routers and ISP autonomous system, that comes under the inter-provider border router. Next, moving on with the core router here. Core router, what it is core router? The core router is that resides within an autonomous system as a backbone of to carry traffic between the edge router. Core router क्या होता है? That already reside within the autonomous system as a backbone and that carry the traffics between the edges router. Now talking about the within an ISP. Within an ISP is in the ISP's autonomous system, a router uses internal BGP to communicate with other ISP edge router. Other internet in a router or ISP is an internet service provider, internet provider border routine that is being used here. Now moving on with the next one that we have here is this is the that is internet backbone, and internet backbone is the last one for the session here. The internet no longer has a clearly identified backbone. Basically, if I'm talking about the internet, there's no longer clearly identified backbone, unlike its predecessors network. See the default free zone, that is DFZ. DFZ, the major ISP system routers make up
what could be considered to be the current internet backbone core ISP. That is the current backbone that has been used as in the form of the internet backbone, that is ISP here, internet service provider, that is used here. So all around that in the ICT fundamentals we had discussed here till this only. And thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion or a comment box. Even though thanks for all those subscribers, those who had subscribed, and we had reached about more than 1,000 subscribers. Thanks all of you, because of you all that we had reached this target, and we will be targeting 1 million. And then of course it will be possible if you if you help us, and if you are just tuned with us. Thanks for all those subscribers, those who had subscribed. Once again, thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.